हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 14 जिसमें हम देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कि एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, कितने टाइम में होगा और वो डिस्चार्ज कैसे होगा थ्रू रेजिस्टर आर, किसी रेजिस्टर आर के मदद से। देखें कि अगर एक कैपेसिटर है जिसको हमने किसी एक रेजिस्टर के थ्रू बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे कोई स्विच एस है, बैटरी के वोल्टेज कैपिटल V है, इसकी कैपेसिटेंस C है, ये रेजिस्टर R है, इसकी कैपेसिटेंस C है, तो ये कोई स्विच S है। अभी स्विच S ओपन है, कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो करंट पास नहीं कर रहा, कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा, तो इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट ज़ीरो होगा। एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो चार्ज डिपॉजिट ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने की वजह से इसमें चार्ज डिपॉजिट होना शुरू होगा। चार्ज कैसे डिपॉजिट होगा वो मैकेनिज्म हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर उनके ऊपर वर्क करके नेगेटिव टर्मिनल पे भेजेगा और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट पे डिपॉजिट करेगा। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव। जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं जहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये रेजिस्टेंस की क्यों ज़रूरत यहाँ पे इस सर्किट में, रेजिस्टेंस के बगैर हम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हम इस लेक्चर के लास्ट पे देंगे कि इस रेजिस्टेंस की क्या ज़रूरत है। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं चार्जिंग। ये हम चार्जिंग देख रहे हैं क्योंकि पहले चार्ज ज़ीरो था, आपने बैटरी लगाई है और इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट हुआ है, तो हम चार्जिंग को डिस्कस कर रहे हैं थ्रू रेजिस्टर R। इसकी जो इक्वेशन होती है, हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रही, चार्ज जो डिपॉजिट होता है उसकी इक्वेशन होती है Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। ये इक्वेशन है डिपॉजिट होने वाला चार्ज। ये Q नॉट मैक्सिमम चार्ज जितना डिपॉजिट हो सकता है इस कैपेसिटर के ऊपर, Q किसी भी टाइम के ऊपर जो डिपॉजिट होने वाला चार्ज है वो Q है, और T टाइम है, आर सी जो है ये प्रोडक्ट है R और C का, आर सी कैपेसिटेंस है, R इसकी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि आर सी की जो डायमेंशंस हैं वो टाइम की होंगी। उसकी वजह ये है कि इस तरफ डायमेंशंस चार्ज की हैं तो इस तरफ भी सारी डायमेंशंस चार्ज की आनी चाहिए। तो एक चार्ज तो ये आ गया, इसका मतलब है ये सारे का सारा जो नंबर इसमें लिखा है इसकी डायमेंशन लेस होना चाहिए। 1 डेफिनेटली डायमेंशन लेस है। एक्सपोनेंशियल एक नंबर है जो 2.71 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू ये भी डायमेंशन लेस है। तो T ओवर आर सी ये जो रिलेशन है जो एक्सपोनेंशियल में है, इन दोनों की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। तो ऊपर टाइम की डायमेंशंस हैं तो आर सी की भी डायमेंशंस किसकी होनी चाहिए, टाइम की होनी चाहिए। आर सी की जो डायमेंशंस हैं वो टाइम की डायमेंशंस होनी चाहिए। हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं कि आर सी के यूनिट्स क्या होंगे। आर सी के यूनिट्स होंगे, रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम होते हैं और कैपेसिटेंस के यूनिट फैरेड होते हैं। 1 ओम किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ से वोल्ट पर एम्पेयर, और फैरेड किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस आपने देखा है Q इज इक्वल टू CV से, तो वहाँ से जो कैपेसिटेंस के यूनिट जो फैरेड हैं वो किसके इक्वल होंगे, कूलम। जैसे कि इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू CV और वहाँ से C इक्वल होगा Q बाय V के, तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, वोल्ट वोल्ट से कैंसिल हो जाएंगे तो कूलम पर एम्पेयर आएगा, कूलम पर एम्पेयर। तो एम्पेयर किसके इक्वल होते हैं, कूलम पर सेकंड के, तो कूलम कूलम से कैंसिल हुआ, सेकंड ऊपर लिखेंगे, सेकंड टाइम के यूनिट है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डायमेंशंस लिखूं तो आर सी की जो डायमेंशंस होंगी वो टाइम की डायमेंशंस होंगी। तो ये हमने पहले प्रूव कर लिया था। इस इक्वेशन को देख ले कि डायमेंशनल एनालिसिस से हमने देख लिया था कि इसकी जो डायमेंशंस होंगे आर सी के वो टाइम के होंगे। तो हमने प्रूव भी कर दिया कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो टाइम के हैं। इससे ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है आर और सी का वो कोई हमें टाइम देगा, आर सी का जो प्रोडक्ट है वो हमें
टाइम गिवन करेगा। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है हमारे फिजिकल ओवरव्यू से। हमारा फिजिकल ओवरव्यू क्या है, हम क्या सोचते हैं इस सर्किट के बारे में? हम ये सोचते हैं कि जब टाइम t 0 था तो तब चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं हुआ था। टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, हमने जैसे ही स्विच एस को क्लोज किया तब चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हुआ है। तो टाइम t = 0 पे चार्ज 0 होना चाहिए और इस आहिस्ता आहिस्ता चार्ज डिपॉजिट होगा और टाइम जब बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा, इन्फिनिट टाइम फॉर एग्जांपल गुजर जाएगा, तो तब चार्ज इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट होना चाहिए जितना ये इसके अंदर कैपेसिटी है चार्ज को डिपॉजिट करने की। तो इन दोनों टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट है। ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो पहले लिखते हैं एट टाइम t = 0। 0 टाइम के ऊपर चार्ज कितना डिपॉजिट होगा? Q = Q0 इंटू 1 - e⁻, t की जगह पे 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय समथिंग 0 माइनस 0 0, इसका कोई मतलब नहीं है। e⁻0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर आप जानते हैं 1 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर -1। 1 - 1 दो नंबर्स की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 - 1 0 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 आंसर 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है उसका आंसर 1 होगा। तो e की पावर 0, 0 की पावर 0 1 नहीं होता, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इस वजह से 1 - e⁻0 1 - 1 1 - 1 0 एंड Q = 0। यही हम बात कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। टाइम t = 2 के ऊपर, टाइम t = 0 के ऊपर चार्ज को 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी स्विच S को क्लोज किया है, जैसे ही क्लोज किया है उस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम t = 0 के ऊपर चार्ज 0 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है उस फिजिकल रिजल्ट से। अब हम देखते हैं किसी एक खास टाइम पे, स्पेशल टाइम, टाइम t = RC, क्योंकि हमने देखा कि RC एक टाइम है। तो फर्ज करें कि R और C का जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल R2 ओम है, C2 फैरड है, तो 2 × 2 4 फॉर एग्जांपल 4 सेकंड के ऊपर जाके जो चार्ज होगा वो कितना डिपॉजिट होगा। अगर R भी 2 है और कैपेसिटेंस भी 2 है तो 2 × 2 4 सेकंड, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर आएगा वो सेकंड्स में कहलाएगा। तो 2 × 2 4 सेकंड के ऊपर देखते हैं कि चार्ज कितना डिपॉजिट होगा। तो उसके लिए इक्वेशन Q = Q0 इंटू 1 - e⁻, माइनस t/RC, माइनस चार्ज t की जगह पे RC डिवाइड बाई RC। RC को RC से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। Q0 इंटू e⁻, 1 - e⁻, -1 ऊपर लिखा है, इसका मतलब है ये असल में नंबर डिनोमिनेटर का है, आप इसको डिनोमिनेटर में लिख लें। तो Q0 इंटू 1 - 1/e⁻, 1/e, e की वैल्यू कितनी होती है? e की वैल्यू 2.71 होती है। तो Q0 इंटू 1 - 1/2.71, 1 को 2.71 से डिवाइड करें तो Q विल बी इक्वल टू Q0 इंटू 1 - 1 को 2.71 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.37। 1 से माइनस करें तो 0.63 ऑफ Q0। इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि 0.63 चार्ज, 0.63 ऑफ टोटल चार्ज डिपॉजिट हो चुका है इस कैपेसिटर के ऊपर। जब कितना टाइम गुजर गया है? t = RC, RC का टाइम, जो भी इसकी रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 2 है, ये भी 2 है, तो 4 सेकंड, कहने का मतलब अगर ये 2 और ये भी 2 है तो 4 सेकंड के ऊपर 0.63 ऑफ Q0 चार्ज डिपॉजिट हो गया। 0.63 का मतलब क्या है कि अगर Q0 100 हो तो ये 63 का मतलब ये है कि 63% चार्ज डिपॉजिट हो गया है। इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो टाइम कांस्टेंट की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। t = RC, इसका मतलब है द टाइम इन विच 63%
ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन प्लेट्स। ये वो टाइम है जिस पे 63% चार्ज डिपॉजिट हो जाता है प्लेट्स के ऊपर, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बढ़ कैसे सकता है? अगर आर और सी में से दोनों में से किसी एक को बढ़ा दें, अगर किसी एक को बढ़ा दें या दोनों को बढ़ा दें, तो अगर पहले ये 2 की हम एग्जांपल ले रहे थे, अब एक 2 है और एक 4 है, तो इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब 8 सेकंड के बाद अब 63% चार्ज डिपॉजिट होगा। अब 8 सेकंड के बाद मतलब अब चार्जिंग जो है वो स्लो होगी है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से किसी एक को बढ़ाने से चार्जिंग स्लो होने का मतलब यह है कि अगर इनमें से किसी एक को कम किया जाए तो चार्जिंग क्या हो जाएगी? बहुत फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हमने कहा यहाँ पे रेजिस्टेंस की क्यों जरूरत है। अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से आरसी का प्रोडक्ट 0 हो गया, और 0 होने का मतलब है कि 0 टाइम में 63% चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब विद इन नो टाइम। तो इस वजह से हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो है उसको किसी एक टाइम के ऊपर देख ही नहीं पाएंगे, फौरन से चार्ज होगा, फौरन से वो डिस्चार्ज होगा। इस वजह से रेजिस्टेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। अब हम लास्ट पे एक दूसरे लास्ट वाला जो टाइम है, एट टाइम t इज इक्वल टू t गोज टू इन्फिनिट, बहुत ज़्यादा टाइम अगर पास कर जाए तब, मतलब बहुत ज़्यादा कितना, अगर हमारा आरसी सेकेंड्स में है तो हम कह दें घंटों में टाइम अगर पास कर जाए तो क्या होगा। अगर आरसी सेकेंड्स में है तो ये अगर घंटों में टाइम होगा तो इसका मतलब वो इन्फिनिट होगा, वो उसके एतबार से इन्फिनिट होगा। इन्फिनिट हमेशा किसी के रेफरेंस से होता है, किसी के एतबार से होता है। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे अब इन्फिनिट की वैल्यू पुट करूँ तो Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी की जगह पे इन्फिनिट डिवाइड बाई आर सी। इन्फिनिट को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए आंसर इन्फिनिट आता है, Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिट। पावर माइनस में इसका मतलब है नंबर असल में डिनोमिनेटर का है, एंड Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिट। ई की पावर इन्फिनिट, पहले इन्फिनिट बहुत बड़ा नंबर है, किसी की पावर ले ली जाए इन्फिनिट, वो फिर इन्फिनिट आंसर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिट। 1 ओवर इन्फिनिट, अगर किसी नंबर को 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आता है। फॉर एग्जांपल 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ आंसर आएगा 0.1, 1 को 100 से डिवाइड करूँ आंसर आएगा 0.01, 1 को 1000 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.001। तो इसका मतलब यह है कि आंसर बहुत छोटा होता जा रहा है। ऐसे बहुत बड़ा नंबर है तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो ये आंसर 0 आएगा। Q नॉट इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 Q नॉट रहेगा, तो इसका मतलब है Q विल बी इक्वल टू Q नॉट एट टाइम गोज टू इन्फिनिट, चार्ज विल बी डिपॉजिट, जितना वो मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है उतना चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। अब हम लास्ट पे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें कि टाइम के एतबार से चार्ज का ग्राफ ड्रा करें तो कैसा आएगा। ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है चार्ज के, ये एक्सिस है। वाई एक्सिस पे चार्ज, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज भी कितना है? 0 है। इसका मतलब है ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है और इसके ऊपर चार्ज भी 0 है। और उसके बाद ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा इस तरीके से। ये कोई Q नॉट की वैल्यू है इस पॉइंट पे, तो ये चार्ज इंक्रीज किया। हम देखते हैं कि RC कहाँ पे होगा, टाइम t इज इक्वल टू RC, तो RC का मतलब ये है कि जहाँ पे 63% चार्ज डिपॉजिट हुआ है 0.63, अगर मैं इस एक्सिस को एग्जैक्टली हाफ कर दूं तो ये नंबर मिलेगा 0.5 ऑफ Q नॉट। अब देखें कि 0.63 Q नॉट से ऊपर होगा या नीचे होगा, डेफिनेटली 0.5 से ऊपर होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 0.63 ऑफ Q नॉट। इससे आप आगे की तरफ जाएं, ग्राफ पे जो पॉइंट मिला उससे नीचे की तरफ आए तो ये t इज इक्वल टू RC है। ये इस ग्राफ का t इज इक्वल टू RC है। इस पे 63% चार्ज डिपॉजिट हो चुका है इतने टाइम में।
अगर मैं इनमें से आर या सी में से किसी एक को बढ़ाऊं या इन दोनों में को बढ़ा दें तो ग्राफ कैसा आएगा? अगर आर और सी को बढ़ाएंगे तो जो टाइम कांस्टेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आर सी किसी भी एक नंबर को बढ़ाएंगे आर और सी को। पहले हमने एग्जांपल ली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 की, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की लें तो आंसर क्या आएगा? 8। तो आर सी बढ़ गया है, और बढ़ने का मतलब ये है कि जो ग्राफ होगा वो पहले से शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब है कि इसका जो 63% चार्ज डिपॉजिट हुआ है वो किसी इस टाइम पे हुआ है, तो आर सी अब पहले से बढ़ गया है। तो जो दो ग्राफ हमने ड्रा किए हैं, एक स्मॉल आर सी के लिए है और एक लार्ज आर सी के लिए है। जो ऊपर वाला ग्राफ है ये स्मॉल आर सी के लिए था और ये वाला लार्ज आर सी का है। तो इन दोनों में से अगर हम देखें किसकी स्लोप ज़्यादा होगी, तो जो वाई एक्सिस के करीब ज़्यादा होता है उसकी स्लोप ज़्यादा होती है। तो इनमें से कौन वाई एक्सिस के करीब है? स्मॉल आर सी। तो स्मॉल आर सी का मतलब ये है लार्ज स्लोप, और लार्ज आर सी का मतलब क्या है? स्मॉल स्लोप। ये इन दोनों में फ़र्क है। स्लोप और आरसी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहे। स्मॉल आरसी है तो लार्ज स्लोप है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें देखेंगे कि अब डिस्चार्जिंग अगर करनी हो तो डिस्चार्जिंग में रेजिस्टर के थ्रू चार्ज कैसे वेरी करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।